सभी को गुड मॉर्निंग। आप देखिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय का कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन, जहाँ पे परीक्षा से जुड़ी हुई सारी चीज़ें व्यवस्थित की जाती हैं। वहाँ पे बच्चों का एक धरना है, एक लंबे समय से जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या मुद्दा है जो आखिर इन प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा सॉल्व नहीं हो रहा। नमस्कार बंधु। नमस्कार। क्या है, मतलब कुछ बताइए तो। ये हम लोग पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया में हो रहे धांधली के खिलाफ हम लोग बैठे हैं। हाँ। पहले जैसे एडमिशन होता था, जो प्रक्रिया थी उसको बदल दी गई है, और एक अब जो भेजा गया है बुलेटिन, वो पूरी तरह से एक तुगलकी फरमान की तरह है। जैसे ये तो मतलब स्पष्ट है कि दो तरीके से पीएचडी में एडमिशन होता है रेट एग्जाम्प्टेड से और रेट से। पहले से भी होता आता था। इस बार इन्होंने सीयूटी को दे दिया कि जो रेट वाला यूनिवर्सिटी अपना कराता था वो सीयूटी कराएगा। 4 यूनिवर्सिटियों को क्लब करके उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है। और देखिए, हमने ये 11 मांग रखे हैं। अच्छा, ये हाँ, और इस 11 मांग से वो होगा, देखिए गजट जो है, इस 11 मांग को और इस जो भारत सरकार का राजपत्र है, इस गजट को मिलाएंगे तो आपको माने 100% एक दूसरे के पूरक मिलेंगे। लेकिन बीएचयू द्वारा जो बुलेटिन जारी है और उसमें इसको मिलाएंगे, तो इससे और बीएचयू बुलेटिन का कोई लेना देना नहीं। उदाहरण स्वरूप, अच्छा, इसमें इंक्लूड है, मेंशन है कि कोई भी विद्यार्थी अगर रेट का परीक्षा देता हो और रेट के निर्धारित जो टोटल अंक का अगर 50% अंक को लड़का ला रहा है तो आप उसको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, जबकि हमेशा से 3 गुना 4 गुना बुलाते आते हैं। उसके बाद इस गजट में ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोई लड़का अगर जेआरएफ क्रैक हो तो उसको 5 नंबर दीजिए और नेट हो तो उसे मत दीजिए, ऐसा कुछ नहीं। ये अपने मतलब खुद से इन्होंने बनाया है कि एग्जाम्प्टेड में जो अब हम लेंगे, एग्जाम्प्टेड में रेट में दोनों की हम अलग अलग गड़बड़ियाँ आपको स्पष्ट कर देना है। रेट में इन्होंने कहा कि आप अगर रेट का एग्ज़ाम क्रैक करके आएंगे और जो लड़का जेआरएफ होगा तो उसको 5 नंबर एक्स्ट्रा हम देंगे, नेट को कुछ नहीं। अच्छा। जो कि रेट नॉन नेट के लिए होता है, हमेशा से होता आता है कि रेट के इंडेक्स और एकेडमिक प्लस इंटरव्यू करके कट ऑफ निकाला जाता है। इन्होंने कहा कि रेट में उदाहरण स्वरूप अगर कोई लड़का रेट में 150 लाता है तो इनके द्वारा उसका मानक नंबर होगा 155। समझ गए? अगर वो जेआरएफ है तो नेट है तो 0, कोई वैल्यू नहीं। ओके। अब एग्जाम्प्टेड में आइए। एग्जाम्प्टेड में इनकी वही फरमान है कि जेआरएफ बच्चे को हम 5 नंबर एक्स्ट्रा देंगे और सीट के 4 गुना बच्चों को ही बस बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए। नहीं तो जो एग्जाम्प्टेड है उसमें 5 नंबर किस में ऐड करेंगे? क्या इंटरव्यू के नंबर में ऐड करेंगे? हाँ, इंटरव्यू के नंबर में ऐड करेंगे। अच्छा, सॉरी, एकेडमिक नंबर में ऐड करेंगे। एकेडमिक का इन्होंने जो फॉर्मेट तैयार किया है कि मैट्रिक, इंटर, बीए, एमए, अगर चारों कोर्स में आप फर्स्ट डिवीज़न हैं तो आपको 5-5 नंबर मिलेंगे, सेकेंड है तो 3-3 नंबर मिलेंगे, और उसी में 5 नंबर जेआरएफ को है। जेआरएफ के अलावा और किसी नेट गेट को कुछ नहीं। वो एक गड़बड़ी है जो कि हम चाहते हैं कि आप किसी को कोई नंबर न दें, कोई नहीं देता है, आप इंटरव्यू कराइए। बिल्कुल, ये कोई मानक नहीं है कि कोई लड़का अगर 1 नंबर से जेआरएफ हो गया तो आप उसको ऑलरेडी उठा के कुछ भर देंगे। एग्जाम लीजिए, जेआरएफ है तो आपको और विश्वास होना चाहिए कि रेट से बढ़िया नंबर आएगा ही। दूसरी बात कि उन्होंने कहा 4 गुना बुलाने की बात किए थे जब हम लोग उस दिन धरना दिए। 4 दिन से हम लोग आज धरने बैठे हैं। पहले दिन इन्होंने रात को 9 बजे एक बुलेटिन जारी किया, रिवेलुएट करके करेक्शन करने के बाद इन्होंने जो लाया तो उसमें 2.5 नंबर नेट को जोड़ दिए, जो कि मैं वो मांग ही नहीं रहे हम लोग। हमने बार बार इनसे कहा कि आप एक बार एग्जाम्प्टेड में आप अलाउ कर देते हैं उन बच्चों को, तो एक्स्ट्रा नंबर देने का तो कोई वैल्यू नहीं है। हमने यही कहा कि हम नंबर आपसे मांग ही नहीं रहे हैं, ना आप नेट को नंबर दीजिए ना जेआरएफ को नंबर दीजिए। इंटरव्यू के लिए बुलाइए, एकेडमिक इंटरव्यू करके आप निकाल दीजिए, और रेट का तो सबसे क्लियर है कि रेट का इंडेक्स, इंटरव्यू, एकेडमिक, बात ही ख़त्म। तो इन्होंने 2.5 नंबर उस दिन नेट को कर दिया। पहले कहे थे कि एक सीट पे 4 गुना लोगों को बुलाएंगे, हमने विरोध किया तो एक सीट पे 10 कर दिए। कहे कि 1 पे 10, 2 पे 15, 3 पे 3, घर का खेती बना दिया, जो मन हो कर देना। अब आप बताइए कि ऐसी कोई प्रक्रिया है कि आप ये तो इसी तरीके की बात हुई ना कि अतिथि अगर दिख रहे हैं शादी में 10-15 एक्स्ट्रा, तो दाल में पानी डालो यार जल्दी बढ़ा लो। हाँ, वही बात है कि जैसा सीटें बढ़ाते हैं। फिर हमने कहा कि अच्छा ठीक है, किसी विभाग में 4 सीट आई है, 2 सीट
मैंने जो यूजीसी की अभी गाइडलाइन है एनटीए वाली, 2 सीट चले जाएगी रेट में सीटी में और 2 आपका हो जाएगा एग्जाम्प्टेड में। तो आप उसमें पिछड़े बच्चों का क्या करेंगे? तो कहें कि जब तक 13 सीट नहीं आ जाती तब तक हम SC ST के बच्चों को आरक्षण नहीं दे सकते, साफ इन्होंने कहा। फिर हमने कहा कि आप ये बताइए कि फ़ीस जमा कराने के बाद ऐसी कोई प्रक्रिया देश में नहीं है कि किसी विद्यार्थी से आप जैसे BA है MA है कि आप उससे ऑनलाइन फ़ी भरवा लें और उसको परीक्षा वंचित कर दें। अभी DU में 120 सीट पे 1600 बच्चे एप्लीकेंट थे हिंदी में, 10 दिन इंटरव्यू हुआ है। ऐसे तमाम विभाग में, पॉलिटिकल में खूब सीट थी, वहाँ ऐसा तो कहीं नहीं है कि एग्जाम इंटरव्यू क्या है, एक मौखिक परीक्षा है, वो तो एग्जाम ही है ना। रेट वाले लोग रिटर्न देते हैं और वो वहाँ मौखिक ही होती है। तो अब किसी से पैसा लेके आप उसको कैसे रोक सकते हैं कि आप इंटरव्यू न दो, आप जो है परीक्षा नहीं दे सकते। और वो मानक क्या है आपका? तो इन्होंने कहा कि हम जो नेट का परसेंटाइल है उस पर लेंगे। अब पता नहीं ये कहाँ के पढ़े लिखे लोग हैं कि परसेंटाइल की व्यवस्था 2 साल से है, अच्छा 3 हाँ, साल से है। ये जो बात है जो IOE इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस, इसमें एक क्लॉज है कि आप जो बच्चा भी नेट एग्ज़ाम देता है उसमें जितना मार्क्स पाया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ दैट, ठीक है, आप डायरेक्ट PhD के लिए जितनी सीटें हैं करस्पॉन्डिंगली आप बुलाइए इंटरव्यू के लिए, जी ठीक जी, है। हाँ सही। और उसमें इंटरव्यू में जो जो जिस हिसाब से आप बनाते हैं उस हिसाब से PhD में आप एडमिशन लीजिए। तो इसको भी अभी फॉलो नहीं किया हुआ है, कोई फॉलो नहीं किया गया। तीसरी बात हमने इनके सामने रखी है कि BHU के अलावा अन्य सभी विश्वविद्यालय जिनके एफिलिएटेड कॉलेज हैं, गजट में भी है कि जो कोई असिस्टेंट प्रोफेसर है, वो चाहे महाविद्यालय में हो या जहाँ भी हो, एफिलिएटेड में हो, हर असिस्टेंट प्रोफेसर को 4 PhD कराने की वो है, अनुमति है। BHU में क्या है कि एफिलिएटेड कॉलेज में चाहे किसी विभाग के कितने भी टीचर हों, लेकिन उस विभाग के बस 5 लड़के PhD करेंगे। अगर MMB में या मान लीजिए वसंत कन्या में अगर हिंदी के 5 टीचर हों, तो अगर 5 असिस्टेंट भी हों तो 20 सीटें हुई, लेकिन इनके अनुकूल वहाँ बस 5 लड़के कर सकते हैं। क्यों? वो मतलब लायक नहीं है क्या वो टीचर? पता नहीं है क्या करना चाहते हैं लोग, क्यों ऐसा करते हैं, जो कि अगर ऐसी सीटें बढ़ाएं क्योंकि इसका मतलब एक तरीके से उस तो यहाँ असिस्टेंट के लड़कों को प्रोफेसर ज़्यादा को मतलब मौका मिलेगा ना, ज़्यादा लड़के PhD करेंगे। नहीं है PhD कराने के, करा रहे हैं बिना मतलब। नहीं, और एक चीज़ और भी है ना कि मान लीजिए कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर हुए, भाई सीट जितनी हुई उसी हिसाब से ना होंगे, तो आप एफिलिएटेड में हुए, ठीक है। तो कल होकर अगर आप भी प्रोफेसर बनना चाहो, वाइस चांसलर बनना चाहो, तो कहाँ से मतलब PhD करा लोगे? तो वही तो एक एक ही PhD, हाँ वही बात, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम ये तो हाँ भाई, जो नियम है वो नियम है, सरकार का भी है कि 4 मतलब करा सकते हैं। यहाँ पे कुल मिला के पूरे विभाग में 5 लोग करा रहे हैं, तो फिर ये तो गड़बड़ी है, बहुत बड़ी गड़बड़ी। मतलब हर टीचर को एक एक। हाँ। इससे तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के ही प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं ना कि हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो उस योग्य नहीं है कि वो 4 बच्चों को PhD करा पाए। ये तो प्रश्न चिन्ह हुआ हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर पे ही, क्योंकि वो भी PhD करके गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ के असिस्टेंट प्रोफेसर और एफिलिएटेड में अंतर ही नहीं है। अंतर तो बिल्कुल कोई नहीं है। नर्सरी का अंतर नहीं, किसी चीज़ का अंतर नहीं। अच्छा, क्या लग रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इस तरीके की स्थितियाँ हैं प्रशासन की कि वो क्या कान में तेल डालकर सो जाते हैं क्या, कि जब तक बच्चे पॉइंट आउट ना करें तब तक कोई सी चीज़ का लें निर्णय ना लें, मतलब एकदम। देखिए, निर्णय की जहाँ तक बात है, ये उधर देखिए, घुमाइएगा उधर, तो मैंने अगम गुंडवी की एक शायरी लिखी है। अच्छा, कि जितने हरामखोर थे कुर्बो जवार में, हाँ हाँ, प्रधान बन के आ गए अगली कतार में। क्या ये बात। सब वही है, ऊपर से लेकर नीचे तक, ये एक सत्ता के अधीन है। वो मैंने एक गोरख पाणे की कविता पिछली बार भी सुनाई थी कि राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, सब बोले रात है। ये सुबह सुबह की बात है। तो ये जो ऊपर के उस साहब कहते हैं, ये सब कहते हैं हाँ ठीक है। अच्छा, हाँ, एक पॉइंट है कि जब आप NTA को सभी ने मिलकर बनाया, सरकारी संस्था के फॉर्मेट में डेवलप हुई, तो जब ये क्यों NTA ने सिर्फ 4 यूनिवर्सिटी को लिया? इंडिया की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, जैसे ग्रेजुएशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, क्योंकि सारे बच्चों के पास तो समस्या है ना भाई, जो PG कर लिया, क्योंकि PG करके नेट JRF होने के बाद भी नेट JRF लैप्स होता है, तो इसमें गलती बच्चे की तो है नहीं। PhD के अलावा समझिए कि आपने CUT की बात की, जितने हम लोग जब 4 दिन से धरने बैठे, करीब 300 ऐसे विद्यार्थी आए। 2 लड़के आए थे मध्य प्रदेश से भैया, दोनों लड़कों का इन्होंने लिंक भेज के पेमेंट करा लिया। पेमेंट करने के बाद उनको मेल किया कि आपको गलती से लिंक चला गया है, आप कंट्रोलर ऑफिस आकर मिले। यहाँ आने के बाद इन दोनों से एप्लीकेशन लिखवा लिया गया
कि हमको गलती से लिंक आया था, मैंने गलती से पेमेंट किया। कई विभाग में सेम कैटेगरी सब ये कुछ किस सेम। विभाग में हुआ? हाँ, ये पीजी कॉमर्स फैकल्टी में। कॉमर्स में एक और बात बता दूं कि एक लड़की का, अब सोचिए आज तक अपग्रेड होके एफिलिएटेड से मेन कैंपस आता था, उस लड़की का मेन कैंपस से चला गया एफिलिएटेड, ये पीजी के एडमिशन में अपग्रेड होके। ऐसा ही एक कल दलित बच्चा आया था एससी का, वहाँ का सुनील। अब उस लड़के का सोचिए कि मेन कैंपस से चला गया डीएवी, और फी जो लेना है SC ST का वो नहीं लेके लिए 6200 रुपये। सेम वाकया ऐसे शिक्षा संकाय की फैकल्टी का भी है। एक बच्चे का जो है कि अपग्रेड होके चला गया वर्ग 6। बताइए, ये एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं विश्वविद्यालय में कि गरीब आम किसान का लड़का, अगर गरीब परिवार से लड़का, मध्यम वर्गीय जो पिछड़े इलाकों से छात्र आते थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शिक्षा के लिए, वो ख़त्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सामंती व्यवस्था फिर से लागू हो जाए। क्योंकि 2-4 चीज़ें बहुत अजीब हैं जिस पर आंदोलन अभी नहीं हुआ है, जैसे फीस वृद्धि। NTA को हमने अपना काम दे दिया, NTA ने तो फीस लिया ही, इस बार लगभग उतनी ही फीस रजिस्ट्रेशन के लिए BHU ने भी लिया। एक तरीके से एक बच्चे को तो डबल देना पड़ा। जिस एक पैसे में, मतलब एक बार के लिए हुए पैसे में यहाँ काउंसलिंग भी हो जाती थी, एग्जाम भी हो जाता। पहले इन्होंने कहा था कि कंबाइंड फॉर्म भरा जाएगा तो इससे छात्रों को भार कम वहन करना पड़ेगा शुल्क में। हाँ, हुआ इसका उल्टा, डबल पैसा दे रहे हैं। वही एक बार वहाँ फिर रजिस्ट्रेशन कराइए, सीट लॉक कराइए, पेड कराइए। हमारे कुलपति हैं, काफी मनी सेंट्रिक आदमी हैं, हमेशा पैसे की ही बात करते हैं। जिससे मिलते हैं उससे भी पैसा लेकर ही मिलते हैं, बिना पैसे लिए नहीं कि आप अलग अलग फोरम बना दिए, इस फोरम में पैसा दीजिए, इस फोरम में दीजिए। और छात्रों का आर्थिक शोषण और दोहन करने के लिए उन्होंने एक अर्थशास्त्री परीक्षा नियंता को यहाँ बैठाया है। क्या शुभ नाम है उनका? प्रोफेसर नृपेंद्र कुमार मिश्र इकोनॉमिक्स विभाग के हैं, जो यहाँ के एग्जाम कंट्रोलर हैं। और उनके जो सहायक हैं प्रोफेसर राकेश रमन, वे भी अर्थशास्त्र विभाग से हैं। और ये सारे अर्थशास्त्री मिलकर छात्रों के साथ गणित कर रहे हैं और उनका आर्थिक शोषण कर रहे हैं। गरीब का बच्चा यहाँ न पढ़ सके, इसके लिए ये लोग पूर्व प्रायोजित कार्यक्रम के तहत छात्रों का शोषण कर रहे हैं। और प्रोफेसर के लड़कों का 14 और उनके बच्चों का 14 नंबर पे एडमिशन हो रहा है। 14 नंबर पे एडमिशन। अच्छा, इस बार मतलब एक काम और हुआ है कि शायद जो लोग भी ठीक है ऑन कॉन्ट्रैक्ट हैं, उनके भी बच्चों को भी हैं, ये लोग कह रहे हैं कि कुछ हम दें ना दें, लेकिन उनके बच्चों को भी ये मौका दें कि वो भी उस लिस्ट में आ जाएं, हैं जो रिजर्वेशन की लिस्ट में आ जाए। आज ही तो कोई व्यवस्था ही नहीं बना रहे हैं लोग। ये लोग तो चाह रहे हैं कि जो दलित और आदिवासी के बच्चे हैं वो फिर से एक बार जंगलों की तरफ ही रुख करने, ढोकला चुने, लकड़ी काटें और अपना जीविकोपार्जन करें, पानी छान के पिए, क्योंकि पढ़ेंगे लिखेंगे तो कुछ तो टेक्नोलॉजी जान लेंगे अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। सरकार की मंशा को तो हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इन लोग की जो मंशा है ये तो साफ जाहिर है कि अपने बच्चे को 14 नंबर पर भी एडमिशन करवा लेना है। जो गरीब और आदिवासी के बच्चे हैं, ये जरा देखिए, कोई प्रकार उसमें SC का लड़का कितना नंबर लाया है, ST का कितना लाया है, EWS का हाँ, कितना। आप जरा सा गौर करिए कि एम्प्लॉय EMP ये एम्प्लॉय है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय लोग पैसा अपना कहाँ खर्च कर पाते हैं। ये तो यहाँ के सिलेक्टेड बच्चों से भी अपने बच्चों को पढ़वा लेते तो 146.66 होता, लेकिन अलबत्ता ये 14.666 है। बड़े अच्छे तरीके से इन लोगों ने वर्णित किया है। आपको बता दूं बड़े भाई कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के 100 साल के इतिहास में इस बार जो एडमिशन की प्रक्रिया हुई है, सबसे बड़ा घोटाला हुआ है एडमिशन में। बहुत बड़ा 100 साल के इतिहास में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एडमिशन की प्रक्रिया 100 नहीं, अब 105 साल का ही है। 105 साल के इतिहास में इन लोगों ने मिलकर सबसे बड़ा एडमिशन घोटाला किया है इस साल। और इसका प्रमाण आप देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ 4 दिन से बैठे हैं, प्रतिदिन सैकड़ों बच्चे आते हैं अपनी समस्या लेकर के कि मेरा नंबर इतना है, मुझसे नीचे वाले को कट ऑफ लिंक चला गया और मेरा पेमेंट हो गया, मेरा कुछ नहीं, मेरा पेमेंट हो गया, फोन करके जबरदस्ती कहें कि तुम्हारा एडमिशन नहीं लेंगे, कैंसिल कर। कहीं बेहतर होता कि ये लोग NTA को ही दान दे देते BHU कि भाई तुम ही चलाओ। तरीके से दे दिए हैं, मतलब भाई साहब कुलपति महोदय एक विश्वविद्यालय नहीं, एक ऐसी फैक्ट्री चला रहे हैं जहां से बस केवल पैसा निकालने का काम कर रहे हैं। और
छात्रों का एनटीए में जाने का क्या ज़रूरत था? भारत में बस केवल 4 ही यूनिवर्सिटियाँ ऐसी नहीं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इन बीएचयू को क्या ज़रूरत थी जाने की? लेकिन चले भी गए, और जिस हिसाब बिना तैयारी के आप चले भी गए, ठीक है, तो कुछ दिनों के बाद आप लेकर के नहीं, लेकिन बीएचयू का जो जितना बड़ा कुनबा है, बीएचयू को एनटीए हमें लगता है संभाल नहीं पा रहा, क्योंकि इस बार के नोटिफिकेशन में आपको बता दूं, जो रेट का नोटिफिकेशन आया है उसमें कुछ एग्जाम बीएचयू भी कराएगी। तो ये अजीब बात है भाई साहब, बिना तैयारी के आप जाइएगा। यहाँ तो एक फैकल्टी को ही गायब कर दिया गया था। हाँ भाई, एसपीडीबी को, एक फैकल्टी को समझिए कि उसमें के जितने भी डिपार्टमेंट है वो गायब, और अदर जो डिपार्टमेंट है, जो चेयर्स बने हुए हैं यहाँ पे, अदर से जो पीस उस बना करके जो अलग से रिसर्च और एजुकेशन दिया जा रहा है बच्चों को, उसको भी लोग गायब कर दिए थे। तो गायब के फिजियोथेरेपी के कोर्सेज खत्म हो गए पूरे के पूरे। तो अभी तो वोकेशनल कोर्सेज भी ताला लगा हुआ है 1 साल के लिए। 2 लाख रुपए लिया जा रहा है वोकेशनल के बच्चों से, और उसके बाद उसको गायब कर दिया जा रहा है। यहाँ पे एडमिशन में किसी को 2 बार लिंक चला जा रहा है, किसी को 1 बार भी नहीं, और कम नंबर वालों को लिंक चला जा रहा है, जिसका ज्यादा नंबर उसको लिंक ही नहीं गया। मतलब मिला जुला के उसके बाद में जो है यहाँ से लोग ईमेल और नंबर से वो लोग फोन करते हैं कि आप अपना कैंसिल करिए, गलती से चला गया है। मतलब यदि मानव होता, एक व्यक्ति होता, एक ह्यूमन नेचर होता, तो मान लीजिए ठीक है हमने कर दिया, हो गया। एक कंप्यूटर कैसे गलती कर देता है? और इसके चलते कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो डिप्रेशन में हो गए, डिप्रेशन में हो जाएंगे, बच्चों के भविष्य के साथ, और खास करके उन बच्चों के भविष्य के साथ जो बच्चे आज भी जिनके पास में जो डिजिटल डिवाइड में आते हैं, उनके पास कोई भी सुविधा नहीं है, उनके साथ और बुरा तरह से एकदम पूरा जो है कि नाश किया जाए। अच्छा, कभी वाइस चांसलर सर आए हैं आप लोग से मिलने? हम लोगों के पास पैसा नहीं है, इसलिए कुलपति जी हम लोग से मिलते नहीं हैं। हम लोगों ने ऐसा एक योजना तैयार किया है कि भीख मांगेंगे विश्वविद्यालय के छात्रों से, भिक्षाटन करेंगे, और जो भी पैसा होगा उसको लेकर कुलपति के पास जाएंगे कि पैसा मिल लीजिए। अगले बार यही व्यवस्था अपनाई जाएगी। आज जो है विश्वविद्यालय बंद है, कोई मुस्लिम बंधुओं का त्यौहार है, लेकिन एक बात और हम आपको बता दे रहे हैं, बराबर हिंदू रिलीजियस से किसी भी त्यौहार में, चाहे जन्माष्टमी हो, सरस्वती पूजा हो, या फिर कोई और त्यौहार हो, कुलपति महोदय कभी नहीं जाते हैं। लेकिन अभी उनको पता चले कि ईद का सेवई खाने जाना है, बकरीद का बकरा खाने जाना है, रोजा खोलने जाना है, उनकी अपनी सहज स्वेच्छा है, इससे हमें ये नहीं है स्वेच्छा या नहीं है। नहीं, कुलपति महोदय की यदि कुलपति महोदय वास्तव में हम लोगों के प्रति यदि निष्ठा रखते हैं, तो कुलपति उन्हें तो सब में आना चाहिए। देखिए, कहने का मतलब न्याय कब होगा? कहने का मतलब यही है कि वो दोनों तरफ रहें, या जितने भी सभी के लिए है, सबके लिए, लेकिन खैर संभाव दिखाएं। उनकी अपनी निजता के अलावा सबसे इम्पोर्टेंट काम है जो जिसके लिए आप लोग धरने पे बैठे हो, उसमें तो सब हैं। आज तक आप गार्जियन हैं हमारे ना, सबसे बड़े गार्जियन पे बैठे हैं, आप कनाडा है और आ गए यहाँ बकरीद का बकरा खाने के लिए यहाँ, लेकिन नहीं पहुँच पाए। धनु भाई के यहाँ तो ऐसे ऐसे तरीके हैं कि जैसे आपके परिचित एनजीओज हैं, आप उसमें कह रहे हैं कि स्कैनर देके कि आप इसमें पैसा डाल दीजिए, आपका कुलपति महोदय से हर हमेशा जो भूतपूर्व यहाँ के छात्र रहे हैं, कहीं कर्मचारी बन गए, कहीं किसान बन गए, उन लोगों को एक ईमेल जनरेट करवा दिए। उन लोग का ये ईमेल सूचना तो यहाँ पर भरी पड़ी है हर एक छात्र का, उनको एक ईमेल भेजवाते हैं और उससे भिक्षा मांगते हैं, यह काम करते हैं। उनको बस चाहिए पैसा, और हम लोग गरीब छात्र हैं, ढेकला चुन करके, खेती करके, मजदूरी करके यहाँ हम लोग पढ़ने आए हैं। हम लोग के पास पैसा नहीं है, लेकिन कुलपति महोदय को हम लोग पैसा नहीं दे पाएंगे, इसलिए कुलपति महोदय नहीं आए हैं। और अपने जो ये 2 ठे लगा दिए हैं बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों को, पैसा खींचने वालों को, वो लोग भी हम लोग के एडमिशन के साथ में शोषण कर रहे हैं, आर्थिक शोषण ज़्यादा कर रहे हैं। 4 दिन से बैठा करके यहाँ मानसिक भी शोषण कर रहे हैं हम लोगों को। अच्छा, ये संज्ञान तो हमें लगता है कि हम लोग के एक पॉलिटिकल मुखिया जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, ठीक है, उन लोगों की तरफ से भी ये नहीं लिया जाता ना। इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय का कुनबा तो इतना बड़ा है कि भाई साहब, कुलपति महोदय जब भी किसी जगह जब जो है सेमिनार वेमिनार में बोलते हैं, तो एक बात जरूर बोलेंगे, जो हमारे मुखिया जी हैं, प्रधानमंत्री जी का एक शब्द बोलते हैं, सबका साथ सबका विकास। लेकिन यह मात्र बोलने के लिए है, सबका साथ और खुद का विकास करने का काम।
कुलपति महोदय इससे हैं, मोदी जी से सुनते हैं, सब अडॉप्ट करेंगे, लेकिन गरीबों का शोषण करने का काम जितना इस कुलपति महोदय ने किया है, आज 105 साल के इतिहास में किसी कुलपति ने ऐसा नहीं किया। इस 4 सीटें निकाल रहे हैं, न ही रोस्टर बहाल हो पा रहा है, न गरीब आदिवासी छात्र यहाँ पढ़ पाएंगे। अब PhD करने के लिए तो वहाँ पे चाहिए ना, एक सिस्टम होना चाहिए। 2 सीटें उधर चली गई, 2 सीटें इधर चली गई। ऐसे ऐसे शास्त्री महोदय ऐसा फरमान लेकर के आए हैं कि ऐसा एक बना दिए, आर्यभट्ट आज जिंदा होता तो मर गया होता इनके फरमान नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि कितने बच्चे, क्योंकि अभी रिसेंटली एक डेटा आया है कि नीट की तैयारी करने वाले बच्चों में कई बच्चे ऐसे हैं जो सुसाइड कर लिए हैं बिना, अभी एग्ज़ाम से पहले ही नीट की तैयारी करने वाले आसपास के बैठे हुए हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने वाले हाशिए पर आकर किसी आदमी को 2 बार लिंक चला जा रहा है, किसी को कुछ हो जा रहा है। विश्वविद्यालय में इस व्यक्ति को यहाँ इसीलिए बनाया गया है। आप कुछ कहना चाहेंगे? 1 मिनट इनका नाम जो है हाँ, निपेंद्र मिश्रा। क्या कहोगे बताओ? इंद्र देवताओं के राजा है, मतलब नहीं, कुछ जो ऐड कर सको। आपने सुना होगा कि 11वीं सदी में दिल्ली को कुछ 40 अमीर चला रहे थे, तो सेम वही व्यवस्था विश्वविद्यालय में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में लागू हो चुकी है कि एक वाइस चांसलर साहब हैं जो गुजरात से आए हुए हैं, और गुजरातियों का स्वभाव होता है हर चीज़ को व्यापार के पैमाने पर तोलना, नफ़ा या नुकसान के पैमाने पर। अब वो यहाँ पर ये शोध जो हमारे यहाँ शोधार्थी भाई लोग बैठे, भैया लोग बैठे हुए हैं, इसमें तो अनियमितताएँ हैं ही हैं, और साथ में देख लीजिए आप UG स्नातक और परा स्नातक एग्जाम में कितनी अनियमितताएँ हैं। पहले क्या होता था कि आपको ऑफलाइन बुलाया गया, आपने अपनी फाइल सबमिट की, फीस सबमिट की, आपका जो है कि एडमिशन हो गया। अब हम लोग पिछले 4 दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं। जैसे भैया ने बताया कि 2 भाई साहब अभी यहाँ मध्य प्रदेश से आए थे, और उनका जो है कि उनको बोला गया गलती से उनका एडमिशन हो गया है, और उसके बाद फिर उनका एप्लीकेशन लिखाया गया कि नहीं, आप अपना एडमिशन कैंसिल कीजिए। वैसे ही भी कुछ बच्चियाँ रांची से आई हुई थी, और उनसे भी यही कहा गया है कि आपका एडमिशन जो है गलती से हो गया है, आप क्या कहते हैं, आप एप्लीकेशन लिखिए और अपना एडमिशन वापस ले लीजिए। तो ये तो व्यवस्था है कि मतलब ये पहली बार विश्वविद्यालय के इतिहास में हो रहा है कि आपको लिंक जाता है पहले एडमिशन के लिए। हाँ, ये तो हमने सुना, कई लोग ने बताया। ये जरा सा एक चीज़ दिखाते हैं बच्चों के द्वारा किए गए मेहनत। दिनकर जी ने बहुत पहले कही है कि पत्थर सी हो मांसपेशियाँ, लोहे सा भुजदंड अभय, और नस नस में हो लहर आग की, तभी जवानी पाती जाए। तो कैसे जवानी जय पाएगी? अब दिनकर जी तो अब नहीं हैं, और ये जरूर दिखाइए। हाँ, ये नागार्जुन ने ये कहा है कि करें रात दिन टूर हवाई, तीनों बंदर बापू के, और बदल बदल कर चखे मलाई, तीनों बंदर बापू के। मजाक वाली ये बात हो गई कि अब मलाई अशुद्ध हो गया है, ये बस दिखा दीजिए। और ये है कि बापू के भी ताऊ निकले, तीनों बंदर बापू के, और सरल सूत्र उलझाऊ निकले, तीनों बंदर बापू के। लेकिन अब आने वाले समय में 4 बंदरों की परिकल्पना कर ली गई है, और ज़रा सा 1-2 और मेहनत हम दिखाएंगे कि जितने हराम खोर थे पूर्व ओ जवार में प्रधान, चूँकि लोकल भाषा थी उस समय की, हैं जो अभी प्रधान हो गए हैं, प्रधान बन के आ गए अगली कतार में, आदम गोंडवी ने लिखा है। खैर, ये सारी चीज़ें आप ये मत सोचिएगा कि अचानक ही लिखी गई हैं, एक अरसा बीतता है तब इन लोगों ने लिख कर समर्पित किया है इस समाज को। अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये भंवर के फूल मुरझाने लगे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और मैं चाहूँगा कि स्थितियाँ थोड़ी सी संतुलित हो। हाँ, वो दिखा दिया है, और इन लोगों का जो मांग है कम से कम उसको सुव्यवस्थित तरीके से एनालाइज करके जो सहमति एक लेवल पे बने उसे क्रियान्वित किया जाए। इसी आशा के साथ सभी को धन्यवाद।